हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज 22 जून को हुए यूजीसी नेट एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट का हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हम क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो एस्पिरेंट्स ने मुझे बताए हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन समझेंगे प्लस हम समझेंगे उनका आंसर्स क्या है, ताकि जिनका अपकमिंग सेशन में एग्जाम होने वाला है उनको इस चीज का एडवांटेज मिले। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रही हैं और यहाँ पर उस चीज का एडवांटेज आपको मिलेगा। देखो, सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है, बट मिलते जुलते क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है तो इसके गोल्स इस बार 2, 5, 4, 7, 9 पूछ लिया, अगली बार हो सकता है कि 7, 9, 11, 15 पूछ ले। तो कहने का मतलब है इस तरीके से चीजें रिपीट होती हैं। टॉपिक वही है, सेम चीजें पूछी जानी बट अलग तरीके से पूछी जाती हैं। तो इसको हम रिपीटेड मोड में ही डाल देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उस चीज का आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं एंड तक। तो डेफिनेटली इस चीज का आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आपका एग्जाम होने वाला है अपकमिंग सेशन में। क्वेश्चन था मैच ऑफ द फॉलोइंग का, जिसमें आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर पॉल्यूशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको मैच करना था। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 होगा आपका। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 हो जाएगा। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट हो जाएगा 1974। पब्लिक लिबर्टी इंश्योरेंस एक्ट हो जाएगा 1991 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा 1972। तो गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन था और इसके जो मैच राइट ईयर्स होंगे वो ये वाले होंगे जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। यही आपको इस तरीके से करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें आपको मैचिंग करनी थी। गोल नंबर 2, 3, 6, 11 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, अगर आपको अच्छे से याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है ये। पहले हम देख लेते हैं गाइस। देखो, जो आपका सेकंड नंबर का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो जीरो हंगर का है। उसके बाद आपका सस्टेनेबल 3 जो है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। 6 है आपका क्लीन वाटर एंड 11th है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन। यानी ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा थर्ड, 6 का हो जाएगा फोर्थ और 11th हो जाएगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब गाइस देखो, अगर ये आपको याद है अच्छे से तब तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इनको याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, याद कर लेना इनको अच्छे से। 17 गोल्स होते हैं टोटल, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैंने लास्ट ईयर जो एग्जाम होते दिसंबर 2025 में, उसमें क्लास बनाई थी मैंने आप सभी के लिए, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे याद रखने हैं आपको। लाइफ टाइम नहीं बोलोगे इस बात की मेरी गारंटी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कि कौन से नंबर पे कौन सा गोल आता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई है, इसमें ऐसा तरीका बताया आपको याद करने का, एक छोटी सी कहानी बना करके, जिसके थ्रू आप इसको लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो जिनका अब एग्जाम होना बाकी है, मैं आप सभी को आपको रिकमेंड करूंगा कि इस क्लास को जरूर देखें। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, ताकि आप इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से याद कर लें। हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो हमें नहीं पता चल पाया है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन की जो चीजें आप समझ सकते हैं। ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है ये। हाईली फ्लेमेबल होती है एंड बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम, इस लाइट के साथ वो जलती है। एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉन टॉक्सिक बट कॉज सफोकेशन बाय डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन इन कन्फाइंड स्पेस। तो नॉन टॉक्सिक होती है ये। हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल गैसेज, डेंसिटी भी बहुत लो होती है। एक्ट एज क्लीन फ्यूल, इट्स कंबशन प्रोड्यूस वाटर विद नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो ये एक अच्छी बात है कि ये एक क्लीन फ्यूल के तरीके से काम करती है, इसमें ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है, पानी ही बनता है अगर कंबशन करेंगे तो। हैज़ अ हाई कैलोरीफिक एनर्जी वैल्यू पर यूनिट मास, यूज इन फ्यूल सेल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में, एंड एज ए रॉकेट फ्यूल में भी इसका यूज होता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें क्या था, कौन कौन सी चीजें गिवन थी, ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन एग्जैक्ट। इसके अलावा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके ऊपर तो पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, मतलब ये आप लगा के चलो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बस ये कि यहाँ पर इस बार मैक्सिम चेंज कर दिए, टॉपिक वही है, चीजें उसी तरीके से पूछी गई हैं। अब मैक्सिम्स क्या होता है गाइस, जो ऐसी चीजें जो कि आपके हेल्प करती हैं लेक्चर्स को अच्छे से डिलीवर करने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज ए टीचर, मैं खुद जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, एक्चुअली मैंने 3 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया हुआ है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब बीबीए एमबीए डिपार्टमेंट में। तो मैं इस चीज का बहुत यूज करता था, इस मैक्सिम्स का मैं बहुत यूज किया करता था। मैं क्या करता था कि पहले चीजों को ईजी तरीके से बताओ,
फिर थोड़ा सा लेवल मॉडरेट करो और फिर उनको एडवांस और टफ लेवल का चीजें समझाओ। इसी को मैक्सिम्स कहा जाता है। मतलब टीचर जब एक स्टार्ट करता है तो क्या स्टार्ट किया और कहाँ तक लेके गया, यही मैक्सिम्स है ना। तो क्या करना चाहिए टीचर को स्टार्ट करना चाहिए सिंपल से, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजों पे आना चाहिए। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स करा देंगे तो बच्चा कैसे समझेगा। तो इसे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कह सकते हो आप, सिद्धांत। रूरल टू अर्बन ऐसा कोई मैक्सिम्स नहीं है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये हो सकता है। और एनालिसिस टू सिंथेसिस हो गया, लो आईक्यू टू हाई क्यू नहीं होता है। एनालिसिस टू सिंथेसिस ये हो सकता है। ए सी डी होना चाहिए इसका आंसर। अगर ये ऑप्शन में गिवन था ए सी डी तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये ऑप्शन में गिवन होगा आपको ए सी डी करके। ऐसे देखो ये जो मैक्सिम्स है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लिखे भी यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। अच्छा यहाँ पर कुछ मैक्सिम्स हैं, जैसे ये आपका नॉन टू अननोन, ये मैक्सिम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये हो गया, इजी टू डिफिकल्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये भी आपको ऑप्शन में फिर गिवन था ऊपर। पर्टिकुलर से जनरल पे जाना है, होल से पार्ट पे आना है, एनालिसिस से सिंथेसिस पे जाना है, ये भी ऊपर गिवन था। एम्पिरिकल से रैशनल, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल, नियर से फार। तो ये आपके मैक्सिम से जो कि हेल्प करते हैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को अच्छे से डिलीवर करने में। एक क्वेश्चन इस तरीके से गिवन था गाइस कि ये आपको वैल्यू गिवन थी, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये, और यहाँ पर आपको उसको सॉल्व करना था, इसकी वैल्यू बतानी थी। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, एन की वैल्यू m+2 करके गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ इस वाली इक्वेशन में एन की वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका m²। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एन की वैल्यू ये पुट करेंगे हम m+2, ये हो जाएगा m+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको खोल दो, ये हो जाएगा आपका m²। इसको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला तो आती होगा ना, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a² + b² + 2ab। सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपका, है ना, m² यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन, फिर हो जाएगा a² + b² मतलब 4 + 2ab। तो 2ab करोगे तो 2 हो जाएगा 4m। ठीक है, इज इक्वल टू 20। अब ये हो जाएगा mm² 2m² हो गया, ठीक है, प्लस 4m, और इधर ही आकर माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 कॉमन है, सभी में 2 है ना, तो 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो ये हो जाएगा आपका, इक्वेशन बन जाएगी m² प्लस में 2m, और क्योंकि इधर ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि हमने इक्वेशन बना ली है, तो इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ पर इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालने तो आप लोगों को आती होगा। फैक्टर निकालने का तो सिंपल प्रोसेस होता है ना, जानते हो नहीं जानते इस बारे में। मैं इस पोर्शन को इरेज कर सकता हूँ, इस पोर्शन चलो मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। अब आपकी जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है, m² + 2m - 8 इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ पर फैक्टर ले लेते हैं। फैक्टर ऐसे लिए जाते हैं कि जो बीच का नंबर है ना, माइनस प्लस करने पे बीच का नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, इस तरीके से फैक्टर लेंगे। तो 4 2 जा 8 होता है, तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 4m माइनस का 2m माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 4m में से 2m जाएगा तो 2m तो बचेगा। इसमें से कॉमन क्या है, केवल m कॉमन है, तो हो जाएगा m+4। और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस का कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हो जाएगा m माइनस, हाँ माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है। याद रखना ये जो आपके ब्रैकेट है सेम आने चाहिए, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो हो जाएगा m-2, एक ब्रैकेट ये बन गया, और एक ब्रैकेट बन जाएगा m+4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 फैक्टर बन जाएंगे। m-2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको साफ कर दूँ, इरेज कर दूँ, ये फैक्टर हो गया m-2 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया m+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई m की वैल्यू 2, और यहाँ से m की वैल्यू आ गई -4। अब ये m की वैल्यू पता है आपको, यहाँ पे आपको m की वैल्यू पता लग चल गई m की, और यहाँ पर 2 फैक्टर निकल के आ गए, तो एक m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यानी कि जो एक हमें बस m की वैल्यू पता लगानी है ना, तो n क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 2 निकल के आई है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो इसको भी रख सकते हो, तो भी लगभग वही आंसर निकल के आएगा आपका, जब फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे ना। तो फिलहाल जो है n की वैल्यू 2 निकल के आई है, n की वैल्यू हम 4 निकाल लिए हमने, n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 2 है, इस वाले फैक्टर को कंसिडर करते हुए। तो m कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की वैल्यू 4, और यहाँ पे m कितना है, सॉरी n 4 की वैल्यू 4, चाहे इसको ले लो आगे चाहे इसको ले लो, क्योंकि दोनों की पावर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो दो दो दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो जाएगा। और 4 चौक 16 चौक 64, 64 चौके 256, ठीक हो जाएगा। 6 2 8, 5 3 8, आई थिंक 288 आना चाहिए था आंसर। आप मुझे बताओ क्या ये आंसर गिवन था आपके क्वेश्चन में? अगर 288 गिवन था तो फिर तो ये आंसर होना चाहिए, है ना। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैंने सही किया है, ये आंसर निकल के आ रहा है। एक पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता रहता है आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लिए, मतलब पॉलिसी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पॉलिसी में मैंने 2 क्लासेस ली हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। उस सीरीज के अंदर आपको ये दोनों क्लासें मिल जाएंगी यूट्यूब पर। मैं इस वाली सीरीज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो सारे पॉलिसीज आपके एक ही जगह पे कवर हो जाएंगे, जिनके एग्जाम होने बाकी हैं, आप पूरा क्लास रेफर कर सकते हो। रेडरिंग पॉलिसी क्या होती है कि जब हम किसी टॉपिक को डाइवर्ट कर देते हैं, इररिलेवेंट टॉपिक को हम घुसा देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया अभी तक सवेरे वाली क्लास में, कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हो मॉल में शॉपिंग करने के लिए, आपको कोई अच्छे से खिलौने दिखा, आप बच्चे हो, तो आपने बोला मम्मी मुझे खिलौने दिला दो। मैंने बोला नहीं बेटा, खिलौना तो चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन घर पे मैंने आपके लिए बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाई है, चलो घर पे जाके ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। बच्चा खुश हो गया आइसक्रीम के नाम से, तो ध्यान भटका दिया उसका। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत इसको इसको यूज करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, उसका आंसर वो ना करके कुछ और ही टॉपिक वो एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, तो लगता भी है, मतलब सुनने वाले को लगता है कि चलो सही है, सही बोल रहा है, लेकिन वो पॉलिसी का यूज कर रहे होते हैं वहां पर। मैच ऑफ द फॉलोइंग में गाइस एक तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था जिसमें मैथ्स की कुछ इक्वेशंस गिवन थी, इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था आपको। एक ये एग्जैक्ट पता चल पाया है, बाकी एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया कि क्या क्वेश्चन थे। तो 7% ऑफ 70% ऑफ 700, जब भी ऐसा गिवन हो कुछ नहीं करना, 7% किसका, 70% का, तो 70% क्या होता है 70/100 और मल्टीप्लाई बाय 700। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 243 आ जाएगा, नीचे 10 बचा हुआ है अभी, तो आई थिंक 24.3 आना चाहिए आंसर। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। क्या ये आंसर था? आप लोग मुझे क्या कमेंट करके बता सकते हैं। 243 नहीं, शायद 343 होगा ना, 343, तो 34.3 आंसर होना चाहिए इसका। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या आपको ये ऑप्शन गिवन था वहां पर मैचिंग में। ग्रे पॉइंट क्वेश्चन गिवन था। ग्रे पॉइंट क्या होता है? कम्युनिकेशन का एक इनफॉर्मल वे होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जहां पर जैसे आप लंच करने बैठे हो या कोई गॉसिप कर रहे हो अपने कलीग के साथ, है ना, सोशल रिलेशनशिप में जैसे बात कर रहे हो। हम कलीग, हम टीचर लोग हैं, अपने आपस में अच्छे से क्लास व्लास ली बढ़िया करके, उसके बाद हम जब लंच करने बैठे तो हमने आपस में डिस्कशन चालू किया कि तुम्हारी क्लास कैसी रही, आज कैसा रहा आपका, या हम आपस में जो भी डिस्कस करें वो सब क्या है, ग्रेप पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पर गॉसिप होती है, एक दूसरे के बारे में बातें फैलती हैं गॉसिप के थ्रू। मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था गाइस, इसमें आपको प्रोपोजिशन जो है मैच करना था, जिसमें ए प्रोपोजिशन, ई आई ओ, ये जो प्रोपोजिशन होती है क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन में, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, डिस्ट्रीब्यूट ओनली प्रेडिकेट टर्म, डिस्ट्रीब्यूट ओनली सब्जेक्ट टर्म, डिस्ट्रीब्यूट नाइदर सब्जेक्ट नॉट प्रेडिकेट। तो गाइस देखो इसका एक सिंपल तरीका है, आई थिंक आप सभी को इसके बारे में आइडिया होगा अभी। देखो यहाँ पर 4 प्रोपोजिशन होती हैं, 4 ही होती हैं, ए ई आई ओ, 4 प्रोपोजिशन है। ऑल एस आर पी, नो एस आर पी, सम एस आर पी एंड सम एस आर नॉट पी, 4 ही प्रोपोजिशन होती हैं। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होता है एस, और ये होता है आपका प्रेडिकेट। तो ए वाले में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर ई वाले में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और आपका प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर आई वाले में ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन आपका ओ वाले में ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए इनको। आई थिंक आपको तो आइडिया होगा, आपने प्रोपोजिशन पढ़ा होगा। तो यहां पर इस केस में ए जो है, यानी जो आपकी यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होती है वो डी यू होता है, और ई वाली जो प्रोपोजिशन होती है वो डी डी होती है। फिर आई वाली प्रोपोजिशन यू यू होता है, और फिर लास्ट वाला होता है यू डी होता है। मतलब इसी का उल्टा कर दो, डी यू का उल्टा यू डी हो जाएगा लास्ट वाले में, है ना, डी यू यू डी, और ये डी डी है तो ये यू यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो बात बन जाएगी, और यहाँ पे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ए प्रोपोजिशन क्या होता है, हमने अभी देखा क्या होता है, ये क्या होता है, ये डी यू होता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्टार्टिंग में, डिस्ट्रीब्यूट करता है ओनली सब्जेक्ट टर्म, जो सब्जेक्ट आपका ये केवल डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, तो ए का हो जाएगा थर्ड। और ई क्या करता है, डी डी होता है ना, डी डी दूसरा वाला टर्म, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म। तो ई का हो जाएगा आई, यानी कि ए का अगर थर्ड है और बी का फर्स्ट है, ये फिर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना।
इस तरीके से। बाकी तो आई और ओ समझ गया ना, आई क्या होता है, आई दोनों यू होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूट दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब नाइदर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट्स नाइदर सब्जेक्ट नॉट प्रेडिकेट, तो ये आपका आई हो जाएगा। और फिर बच्चा ओ, ओनली डिस्ट्रीब्यूट ओनली प्रेडिकेट, लास्ट में यूडी होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट ओनली प्रेडिकेट। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। कॉपुला जो होता है ये एक लिंक लिंक बनाता है, जैसे आपका है द स्काई इज ब्लू, तो स्काई और ब्लू के बीच में कौन लिंक बना रहा है, इज लिंक बना रहा है ना, बीच में एक लिंक बना रहा है, तो ये कॉपुला कहलाता है, जो बीच में लिंक बनाता है, कनेक्ट करता है चीजों को, वर्ड्स को, है ना, उसको कॉपुला कहते हैं। एटीएम विड्रॉल प्रोसेस से क्वेश्चन था। अब ये गाइस इसमें ऑप्शंस क्या कहते हैं वो देखना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एटीएम कार्ड इंसर्ट करने से होती है, और लास्ट में कैश लेने तक का जो है काम होता है। तो आप देखना पड़ेगा क्या क्या गिवन था, एग्जैक्ट चीजें नहीं पता चल पाई हैं कि क्या प्रोसेस पूछा गया था। ट्रांजिस्टर किस मटेरियल का बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है, ये पूछा गया था। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट, तो स्क्रैमर मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल, शैनन वीवर मॉडल, बार्लोस मॉडल एंड लेसवेल मॉडल। ये गाइस देखो मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ा रखा है अपने कोर्स के अंदर, मैंने हर एक मॉडल को अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने मेरा पेड कोर्स ले रखा होगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे से पता चल गई होंगी। एरिस्टोटल देखो बना था 4th सेंचुरी में, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ओकेजन एंड इफेक्ट। शैनन वीवर मॉडल बना 1948 में बना, जिसमें बताया गया था कि सेंडर, इनकोडर, चैनल, नॉइस एंड डिकोडर इस तरीके से काम करता है रिसीवर तक। ये सिंपल मॉडल है आपका शैनन वीवर मॉडल। लेसवेल मॉडल 1948 में बना, फिर बना आपका स्क्रैमर मॉडल 1954, और बैरलोस एसएमसीआर मॉडल बना 1960 में। तो इसको अरेंज करना था इस तरीके से, आप देख लो स्टार्टिंग तो अरिस्टोटल से होगी और एंड कहाँ पे होगा, बैरलोस से होगा। तो अरिस्टोटल से स्टार्टिंग करनी है आपको, नहीं ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सबसे पहले आएगा, फिर चलते 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 लास्ट में आएगा बैरलोस मॉडल 4th नंबर पे। तो आप देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या गिवन था, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करना पड़ेगा। तो गैस इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में आपके। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन था हैप्टिक से ऊपर, कि हैप्टिक जो है वो क्या रेफर करता है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। तो जो हैप्टिक होता है ये करता है टच को, यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन करने में टच कर रहे हो, ये बात कहते हैं ना, बात करते करते टच कर देते हैं एक दूसरे को। टच मतलब जैसे हाथ में हाथ ताली बजा दी या कुछ इस तरह के हाई फाई दे दिया। तो यहाँ पर कैसे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। आई कॉन्टेक्ट अगर हम कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है ऑक्यूलेसिस का यूज कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर। यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन हैप्टिक्स का यूज करें, जिसके ऊपर आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, क्रोनोमिक्स का यूज हो रहा है वहां पर। और यूज ऑफ स्पेस इन कम्युनिकेशन, प्रोक्सिमिक्स का यूज हो रहा है। स्पेस का मतलब वो नहीं कि इस आसमान में उड़ गए इस रॉकेट लेकर के, स्पेस का मतलब है कि आप कितने पास में खड़े हो। जैसे आपने देखा होगा कोई स्ट्रेंजर है तो आप उससे जनरली दूर खड़े होकर बात करते हो, लेकिन अगर आपका हस्बैंड वाइफ हो आप तो बिल्कुल पास पास में खड़े होकर बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो सकता है कि आप अगल बगल में खड़े होकर बात करो, बिल्कुल पास में खड़े होकर बात करो। तो बिल्कुल पास में खड़े होना और दूर खड़े होकर के बात करना दिखाता है कि आपके बीच में रिलेशन कैसा है, या आप क्या कम्युनिकेट करो, कितना कंफर्टेबल हो आप कम्युनिकेशन में। तो वो होता है प्रोक्सिमिक्स, है ना। स्पेस का मतलब है बीच में दूरी, जो दो लोग खड़े हैं बीच में जो बात कर रहे हैं। इसके बाद गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था सैम्पलिंग टाइप से, इसमें आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग से आई थिंक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि क्या क्वेश्चन था, शायद मैचिंग से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है। अब गाइस देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो सैम्पलिंग होती है इसमें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमेटिक, ये सब के सब आपके प्रोबेबिलिटी है। नॉन प्रोबेबिलिटी में जाएगा कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो यह आ जाएगा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। अब गाइस देखो इसके अंदर जो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो क्या होता है, बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें आइटम्स के बारे में पता नहीं होता है कि कौन कौन से आइटम कितने हैं और कहाँ मिलेंगे। तो इसके अंदर हम फिर आइटम्स का यूज करते हैं, जैसे ये इसका हमने रिसर्च करी, ये हमें बताएगा इसके बारे में। हम यहाँ गए, इसने बताया हमें इसके बारे में। हम यानी यहाँ रिसर्च करी, इसने बताया हमें इसके बारे में। तो जनरली ड्रग एडिक्ट होते हैं या कोई ऐसा केस जो कि सिर्फ उसी को पता हो, बाकी किसी दूसरे को ना पता हो, तो जनरली उस केस में हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं, जो कि एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आज गाइस। क्वेश्चन पूछा गया था ई कोली के बारे में। ये आपका एस एस्केरिकिया कोली करके है, एस्केरिकिया ही शायद, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो एस्केरिकिया ही कोली है। ये एक बैक्टीरिया होता है, ये जो कि होता है हमारे इंटेस्टाइन में, ह्यूमंस एंड एनिमल्स के। ये मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, डाइजेशन में हेल्प करता है ना। तो ये है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो वाइट प्रोपेगेंडा होता है इसका सोर्स ओपनली एक्नॉलेज एंड आइडेंटिफिएबल होता है, कि कौन चला रहा है प्रोपेगेंडा और कैसा चल रहा है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा होता क्या है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होता है प्रोपेगेंडा। आप लोगों से पूछता हूँ चलो मैं। तो इसका सोर्स नोन होता है ना, और कंटेंट जो होता है जनरली एक्यूरेट होता है, फैक्चुअल होता है।
थ्रू हाईली वन साइडेड। पर्पस क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड करना, प्रमोट करना पॉजिटिव इमेज को, तो इसको हम लोग वाइड प्रोपेगेंडा कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो एकदम वो फैक्चुअल होती है और एक्यूरेट होती है। मिलिट्री रिक्रूटमेंट पोस्टर्स हो गया, पब्लिक हेल्थ कैंपेन हो गया, ये सारे के सारे एक्यूरेट होते हैं और वाइड प्रोपेगेंडा कहलाएंगे। ग्रे प्रोपेगेंडा में क्या होता है कि थोड़ा एम्बिजियस होता है, हिडन चीजें हो सकती हैं, इसका सोर्स अनक्रेडिटेड हो सकता है, ट्रू ओरिजिन इज जो है वो मास्क रहता है। कंटेंट क्या रहता है? अ मिक्स ऑफ ट्रथ एंड हाफ ट्रथ एंड अनवेरीफाइड क्लेम्स, मतलब कुछ चीजें ठीक हो सकती है, कुछ चीजें खराब भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एनिमस लीक्ड डॉक्यूमेंट, अनवेरीफाइड सोशल मीडिया स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय सीमिंगली इंडिपेंडेंट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो मतलब इसके बारे में कुछ चीजें सही हो सकती हैं, कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। ब्लैक में सब कुछ खराब होता है। ब्लैक प्रोपेगेंडा में क्या होता है? फॉल्सली एट्रीब्यूटेड टू एंटायरली डिफरेंट एंटिटी देन द ट्रू क्रिएटर। इट ऑफन मास्करेड्स एज द अपोनेंट्स मैसेजिंग। सोर्स जो है इसका नॉन ही कह सकते हो आप, या कह सकते हो कि बिल्कुल ही अपोजिट जो पार्टी है वो करवा रही है। कंटेंट डेलिबरेट डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, लाइज एंड फोर्जरीज जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। फोर्जरी मतलब धोखाधड़ी होती है। तो ये है, बाकी इसके एग्जांपल क्या है? फेक न्यूज़ वेबसाइट वगैरह जो हो गए, जैसे आज के टाइम पे मीडिया चैनल्स हैं, ये सब यही कर रहे हैं। काउंटरफीट एनिमी रेडियो ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग वॉर टाइम एंड फोर्स डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू रुइन राइवल्स रेपुटेशन। तो ज़्यादातर जो चीज़ें फेक होती हैं, जैसे 2000 के नोट में चिप पाई जा गई या फिर चिप लगाई जाएगी, तो इस तरह की जो न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना हुआ। तो अनवेरीफाइड जो चीज़ें उसको अगर पब्लिश कर देते हो या इस तरह की चीज़ें फैलाई जाएंगी, तो इसके अंदर आ जाएंगी ब्लैक प्रोपेगेंडा के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटरी बॉडीज विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हायर रेगुलेटरी बॉडीज हैं हायर एजुकेशन के अंदर, वो कौन कौन सी? तो यूजीसी है इसके अंदर, यूजीसी है, एआईसीटी भी है, टेक्निकल एजुकेशन भी देखती है, और इसके अलावा आपका आई थिंक आईसीएसएसआर भी है, नहीं डीईसी है। ये ना होकर गाइस, डीईसी होगा, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल करके है, जो डिस्टेंस एजुकेशन को रेगुलेट करती है। तो सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। सेकंड थर्ड, वो सेकंड थर्ड तो कंफर्म है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सेकंड थर्ड कंफर्म है और फोर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका ये ऑप्शन था। बाकी आप मुझे बताना कि क्या ये आपका एग्जाम में था, मतलब ये ऑप्शन थे नहीं थे। सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको ऊपर सॉल्व भी करवाया है, आई थिंक इस तरीके से 7% ऑफ 70% इस तरीके का क्वेश्चन था, या शायद कुछ अलग क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाई। एआईसीटी एनसीटी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था, तो इसकी ईयर्स आपको पता होनी चाहिए। एआईसीटी स्टेब्लिश हुआ 1945 में, 1987 इसको स्टैट्यूटरी बनाया गया, और एनसीटी बना 1973 में, बट इसको 1995 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। एटीएम कैश विड्रॉल प्रोसेस क्या रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन था, जैसे हमने ऊपर डिस्कस भी किया। हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, तो हैकिंग के लिए वायरस, मैलवेयर और इस तरह की जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया, या फिर आपके स्पैम हो गया, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो आपको जानना चाहिए। इसके अंदर मैंने हर तरीके का वायरस और मैलवेयर बताया हुआ है, तो इसको आप जरूर देखेंगे। एग्जाम आपका होना बाकी है, इस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा आप सभी को। एक रिवीजन क्लास भी है ऑल 10 यूनिट्स की, जस्ट 50 मिनट्स में, तो इसको भी आप देखें, इसका लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। एक रिवीजन सीरीज है, जिसमें को हम कह सकते हैं 4.0 रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में रिवाइज किया हुआ है। तो आप इस सीरीज को भी गो थ्रू कर सकते हैं। छोटी छोटी क्लासें, 30-40 मिनट की क्लासें हैं, जिसके एग्जाम अभी होने बाकी है। मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, बन रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट क्वेश्चन डायरेक्ट बना है यहाँ से। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल पूछे गए वो बने हैं क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट, और भी काफी सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बने हैं इस सीरीज से, आप जरूर देखें इस सीरीज को, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। गाइस अभी ऑफर चल रहा है, दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो अभी फादर्स डे का फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। फादर 20 इज द कूपन कोड, जैसे अप्लाई करेंगे जो आपकी फीस है वो 20% रिड्यूस हो जाएगी। अगेन मैं बता दूं, ये आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, बिकॉज फादर डे जो है ऑलरेडी एक दिन पहले था। तो हम आपको यहाँ पर पेपर 1 पढ़ाते हैं, इसके अलावा हम पढ़ाते हैं आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस। तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो थैंक यू, शेयर करें इस वीडियो को सभी के साथ जो भी जिसमें की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।